हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट स्टडी एरिया। हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं इसी चैप्टर के। ठीक है, थोड़े लॉन्ग वीडियोस बन रहे हैं, आई नो। मुझे भी इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, उतना टाइम देना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। आप तो उन वीडियोस को 2x2 की स्पीड पे भी देख सकते हैं, बट आई होप आप मेरी मेहनत को फालतू नहीं समझेंगे। और हाँ, इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई होप वो एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपका क्या सपोर्ट है या फिर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। खैर, पिछले 2 वीडियोस में हमने अपने जो चैप्टर्स थे उसके काफ़ी अच्छे से कवरेज की है और एक एक लाइन को अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है किसी स्टेटमेंट में, किसी भी लाइन में, सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स को, सो दैट मैं उसको आंसर कर पाऊँ। ओके, जो और हाँ, अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं उन डाउट्स के, कोई ऐसे डाउट्स होंगे जिनका केवल ऐसे टेक्स्ट रिप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपके नाम अनाउंस करके आपके क्वेश्चन का ऑफ कोर्स आंसर करूँगी। अगर आप नहीं चाहते आपका नाम अनाउंस हो तो बिना नाम अनाउंस किए ही मैं उस क्वेश्चन का किसी भी वीडियो में रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ओके फाइन। वेल, हम अपना फिर से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने डीकम्पोजिशन पार्ट कंप्लीट किया था, फिर एनर्जी फ्लो पर आए थे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, ट्रॉफिक लेवल भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर में आज जो कंटिन्यूएशन में आया है वो है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जो सबसे ज़रूरी बात है, नोट करने लायक है, वो ये है कि एनर्जी का जो अमाउंट है, ठीक है, वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में कम होते जाता है। सक्सेसिव का मतलब यहाँ पे है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सक्सेशन का मतलब है आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो आगे बढ़ रहा होता है किसी भी फूड चेन या वेब में, तो वैसे ही उसका जो अमाउंट है, एनर्जी का जो अमाउंट है, वो पिछले वाले से कम मिलता है आगे वाले को। यानी कि प्रोड्यूसर को जितनी एनर्जी मिली थी सन से, उससे कम एनर्जी मिलती है हर्बीवोर्स को, यानी कंज्यूमर को, और हर्बीवोर से कम एनर्जी मिलेगी कार्निवोर को, यानी प्राइमरी कार्निवोर को। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो आप प्लीज़ पार्ट 2 ज़रूर से देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, ठीक है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज़ कन्वर्टेड टू डिट्राइटस और डेड बायोमास दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजर्स। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है, ठीक है, तो फिर वो डिट्राइटस बन जाता है या फिर डेड बायोमास। बायोमास भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, डिट्राइटस भी डिस्कस किया है। ओके, दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजर्स। तो ये डिट्राइटस या डेड बायोमास जो है, ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरती है तो वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, या तो वो डिट्राइटस बन जाती है या फिर आप उसको डेड बायोमास कह लीजिए। और फिर वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है डीकम्पोजर्स के लिए, यानी वो लिविंग रहकर अगर किसी लिविंग को ज़िंदा रखता है, जैसे मान लीजिए ग्रेजिंग फूड चेन में अगर पार्ट लेता है, तब तो किसी एनिमल का भला हो रहा होता। लेकिन अगर वो मर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी, वो एनर्जी फिर डीकम्पोजर्स में आगे बढ़ेगी। ओके, organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands. ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करते हैं अपने से लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले पे अपनी एनर्जी डिमांड्स के लिए। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी ये ट्रॉफिक लेवल्स जब डिफाइंड होती हैं, हमने पिछले अपने वीडियो में बॉक्स में देखा था, फिर से उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर सबसे नीचे वाले लेवल पे है, उससे ऊपर है कंज्यूमर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो हमेशा इन ट्रॉफिक लेवल्स में, ये जो ट्रॉफिक लेवल है, पहले फर्स्ट ट्रॉफिक, फिर सेकेंड ट्रॉफिक, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इन ट्रॉफिक लेवल में अगर आप देखिए तो जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो सबसे नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है और सेकंड वाले के पास कम है, तो ट्रॉफिक जो फर्स्ट है वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर है सेकंड,
और सेकंड वाले के पास एनर्जी पहले से कम आएगी, ठीक है। वही इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ऑर्गेनिजम्स हर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करती है अपने से लोअर ट्रॉफिक वाले पे, यानी उनसे नीचे में कितना एनर्जी है उससे तो कम ही मिलना है, लेकिन उससे ये डिसाइड होगा कि उन्हें कितना एनर्जी मिलना है, ठीक है। तो वो अपने एनर्जी डिमांड्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, अपने से लोअर ट्रॉफिक वाले पे, ओके। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज दी स्टैंडिंग क्रॉप। हर ट्रॉफिक लेवल पे अगर आप देखिए तो कुछ अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल पाया जा रहा है, ठीक है। कुछ मास ऑफ लिविंग मटेरियल है, मास मतलब वही वज़न, ठीक है। तो कुछ मास ऑफ लिविंग मटेरियल है या कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज दी स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। हाँ, आपको दो तरह की यहाँ पे वर्ड्स मिलेंगी, एक है स्टैंडिंग क्रॉप, दूसरा है स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप किसको डिटरमाइन कर रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आपको इशारा कर रहा है मास ऑफ लिविंग की तरफ, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी आप मान लीजिए आपने कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया कि इतने टाइम में हमको पता करना है, तो आप कुछ भी टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, उतने टाइम में आपको जो मास ऑफ लिविंग किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे मिलती है उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाएगा। तो मास ऑफ लिविंग को यहाँ पे एक्चुअली में स्टैंडिंग क्रॉप कहा जा रहा है जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसको देख रहे होते हैं, किसी एक टाइम पे आप उसको जाकर जब देखिए तो वो मास ऑफ लिविंग ही स्टैंडिंग क्रॉप को डिफाइन करती है। वो मास ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए, किसी एक ट्रॉफिक लेवल का होना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस करा था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप पार्ट 2 ज़रूर से कंसिडर कीजिएगा। स्टैंडिंग क्रॉप इज़ मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, ठीक है। जो स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है, वो किस तरीके से मेज़र की जाती है, मास ऑफ लिविंग में मेज़र की जाती है। मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बायोमास कहा जाता है, ये हमने अपने बता रखा है। और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, आप या तो मास को कंसिडर कर लीजिए या फिर नंबर को कंसिडर कर लीजिए किसी यूनिट एरिया में। यूनिट एरिया मतलब आप कोई भी, चाहे 1 मीटर स्क्वायर कहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर कहिए, लेकिन एसआई यूनिट में यहाँ पे मीटर स्क्वायर को ज़्यादा तवज्जो दी गई है और वो हमने अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, या ओके, ठीक है। द बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। जो बायोमास है किसी भी स्पीसीज़ का, ठीक है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है ड्राई या फ्रेश वेट में। अच्छा, फ्रेश वेट क्या है कि जब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाया नहीं गया है, और ड्राई वेट क्या है जब वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा के मेज़र किया गया है। यही डिफरेंस है फ्रेश और ड्राई वेट में, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म्स में हम बायोमास के वेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बायोमास का जो मेज़रमेंट है इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो ड्राई वेट में अगर हम इसको मेज़र करें, बायोमास का मेज़रमेंट अगर हम ड्राई वेट में करें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हमको सिर्फ मास ऑफ लिविंग का फिर वहाँ पता चलता है, वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के वेट कंसिडर फिर नहीं किए जाते, इसलिए वो ज़्यादा सही माना जाता है। जबकि फ्रेश वेट में अगर आप देखिए तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का भी वेट आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसलिए आपको उतना सही वैल्यू नहीं मिलेगा कि वहाँ पे कितना मास ऑफ लिविंग एक्चुअली में प्रेजेंट है, क्योंकि हमको तो पता मास ऑफ लिविंग ही करना है, हमको लिविंग का कितना मास है ये पता करना है, ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स का। इसलिए ड्राई वेट को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। आई होप क्लियर है। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। अब कितने ट्रॉफिक लेवल्स होंगे ग्रेजिंग फूड चेन में, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी या तो 4 होंगे या 3 होंगे या 5 लोग होंगे। बहुत ज़्यादा लोग उस चेन में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, या उस चेन में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, ठीक।
हाँ, तो उसमें ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो कुछ लिमिटेड ही रहेंगी, यानी हो सकता है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक ही जाए, या सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक ही जाए, या फोर्थ उसका लास्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये समझाया गया है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें 10% लॉ देखा जाता है। हाँ, अब ये 10% लॉ क्या है इसके बारे में बताया है कि केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल को उससे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल का। अब समझिए, नीचे वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो उसके पास जो एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही वो आगे ट्रांसफ़र करता है। यानी प्रोड्यूसर, मान लीजिए अगर 100 किलो कैलोरी एनर्जी है उसके अंदर, तो उस 100 का सिर्फ 10% यानी 10 किलो कैलोरी ही वो हर्बीवोर्स को देगा। और फिर उसी तरह से हर्बीवोर्स अपने 10 का, जो उसके पास 10 किलो कैलोरी है उसका सिर्फ 10% यानी 1 किलो कैलोरी ही वो आगे ट्रांसफ़र करेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, ठीक है। इन नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मैनी लेवल्स, यानी नेचर में अगर आप देखिए तो बहुत सारे लेवल्स पॉसिबल हैं, ठीक। या इसमें समझाया कि 10% लॉ के हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, लेकिन हम नेचर में अगर देखें तो बहुत सारे लेवल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर के बाद प्राइमरी कार्निवोर, उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर इन द ग्रेजिंग फूड चेन, यानी इतने हमको देखने को लगभग ग्रेजिंग फूड चेन में मिल जाता है। तो देखिए, आखिर आपको सेकंड कार्निवोर तक बोला है ना कि यहाँ तक मिल जाता है, रेस्ट्रिक्शन तो दिखाई जा रही, ऐसा तो नहीं कि आप इन्फिनाइट तक चले गए हैं या आपने 100 कर लिया हो, 50 कर लिया हो, अरे आप 10 भी क्रॉस नहीं कर रहे हो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो रेस्ट्रिक्शन है, क्यों है? 10% लॉ की वजह से है, क्योंकि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी इतनी कम हो गई है कि उससे आगे वाले को एनर्जी ना के बराबर मिलेगी, ठीक है। तो आगे बोला है, डू यू थिंक देयर इज़ एनी सच लिमिटेशन इन अ डिट्राइटस फूड चेन? बिल्कुल, 10% लॉ जब सब जगह लागू है तो बिल्कुल वहाँ पे भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया है कि एक्चुअली में क्या है। ओके, तो ये सन है, सन से हीट आ रही है, लेकिन उसी सन से कुछ एनर्जी भी आ रही है, यानी एनर्जी का फॉर्म एक हीट है, वो तो चला गया, एक रेडिएशन आ रही है जिसको कैप्चर करके फूड बनेगा। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर्स का, यानी जिसमें प्लांट्स आ गए, प्लांट्स ने कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर दी, कुछ एनर्जी अपने खाने वाले को दे दिया। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो प्राइमरी कंज्यूमर है यानी हर्बीवोर्स, उनको कुछ एनर्जी मिली। अब जो हर्बीवोर था उसने कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज़ की, और बाकी जो बची हुई एनर्जी थी, मान लीजिए उसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल को उसने दिया, जो कि एक्चुअली में सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी कार्निवोर्स। फिर वो कार्निवोर ने भी कुछ हीट रिलीज़ की और बचा कुचा एनर्जी जो है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वाले को मिला, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है यानी टॉप कार्निवोर्स। अच्छा, मेरे बचा कुचा से ये मत समझिएगा कि 10% लॉ नहीं है, ठीक है 10% लॉ कैसे वर्क करता है, जैसे मान लीजिए 3 तक ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम केवल ये जो चिड़िया है छोटी वाली, यहाँ तक अगर केवल बात करते हैं, तो मान लीजिए प्लांट को 1000 किलो कैलोरी मिला था, 1000 का 10% आया, 1000 का 10% 100 किलो कैलोरी, ठीक है। 100 किलो कैलोरी आया इसके पास, ये जो ऐसे कीड़े टाइप का है, ओके ठीक है। और अब इसके पास जो 100 आया है उसका 10% इस छोटी सी चिड़िया को मिलेगा, दैट इज़ 10 किलो कैलोरी, ठीक। अब इसके पास जो 10 किलो कैलोरी है उसका 10% इस बड़े वाले बर्ड को मिलेगा, जो कि है 1 किलो कैलोरी, ठीक है ना। इसीलिए ये रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्लांट है ये मेरा तो डिट्राइटस फूड चेन में गया, कुछ हीट रिलीज़ हो गई और कुछ डिट्राइटस में गया। ऐसे ही जितने भी लिविंग मरे हैं वो मर के कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज़ कर दिए और कुछ एनर्जी डिट्राइटस फूड चेन में फिर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स में कैसे एनर्जी फ्लो होती है उसके बारे में। अब इकोलॉजिकल पिरामिड है, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड सबने देख रखा है यार, उसमें क्या है, ठीक है। अगर हम उसको 2D देखें तो वो ट्रायंगल दिखता है, बाकी 3D अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमको वो एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है, ठीक है। बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टुवर्ड्स द एपेक्स, यानी नीचे ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है, बहुत फैला हुआ होता है, ऊपर की तरफ जाके वो बहुत मतलब एपेक्स का मतलब है वो उसका कॉर्नर पॉइंट आ जाता है, ठीक है, पॉइंटेड हो जाता है। वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे जब आप ऑर्गेनिज्म के बीच फूड और एनर्जी का जब रिलेशन आप स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है, एनर्जी या फूड का रिलेशन जब आप बता रहे होते हैं, तो उस समय भी आपको कुछ इसी तरह का शेप देखने को मिलता है। इसी तरह का मतलब पिरामिडल शेप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कब देखने को मिलता है? जब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच आप फूड या एनर्जी का रिलेशन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो फूड या एनर्जी का रिलेशन क्या है? जैसे वो एक दूसरे को कितना खाना या कितना एनर्जी दे रहे हैं, या कितना मिलकर कितनों को सर्वाइव करवा रहे हैं, अभी आने वाला है आगे, ठीक है। तो इसी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हुए हमको पिरामिडल शेप मिलता है। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास या एनर्जी। अब ये जो रिलेशनशिप के बारे में बात हुई ना, फूड या एनर्जी को लेके, फूड बोलो या एनर्जी बोलो, बात एक ही है ना, खाना ही फूड है, मतलब सॉरी, जो फूड है वही एनर्जी है, ठीक है, ओके। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास या एनर्जी। अब ये जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हम कर रहे थे अब तक, इसको हम किस किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किन टर्म्स में हम इसको मतलब दिखा सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो नंबर में हम इस चीज़ को समझा सकते हैं, बायोमास में समझा सकते हैं, और एनर्जी में भी समझा सकते हैं, ठीक है। हर पिरामिड का जो बेस होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर को ही रिप्रेजेंट करता है या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोड्यूसर बोलो या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलो, बातें की है। वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट्स टर्शियरी या टॉप लेवल कंज्यूमर, या तो आप टर्शियरी कंज्यूमर को कंसिडर कर लीजिए या टॉप लेवल कंज्यूमर, यानी हो सकता है उसमें क्वाटरनरी हो या उससे आगे का हो, ठीक है, तो इसीलिए टॉप लेवल कंज्यूमर भी आ सकता है। तो वो एपेक्स पे रहेगा, यानी जिसने सबसे लास्ट में जिसको खाना मिला वो सबसे ऊपर की तरफ यानी कॉर्नर साइड मिलेगा, ओके। द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy, ठीक है। 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं जो अक्सर करके पढ़े जाते हैं। तो उसमें है पहला पिरामिड ऑफ नंबर। इस बात को याद रखिएगा कि कितने तरह में इसको पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, यस, चाहे टेस्ट सीरीज़ में आए या फिर एग्ज़ाम में आए, बात तो एक ही है ना। कभी एग्ज़ाम में भी तो आ सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन, वरना हम टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व क्यों करते? व्हाट आई मीन इज़ एवरी सेंटेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी को भी इग्नोर नहीं करने का, स्पेशली इकोलॉजी चैप्टर्स में। लाइकवाइज मतलब इसी तरह से ये ह्यूमंस का जो है उसमें जो चैप्टर्स आपके गिवन है ह्यूमन के उस पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गए, मतलब जितने भी चैप्टर्स है, लोकोमोशन हो गया, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं, आएंगे और बहुत इजी होंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही किया तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है और पिरामिड ऑफ एनर्जी है। नंबर, बायोमास, एनर्जी, कौन कौन से हैं? नंबर, बायोमास, एनर्जी, ओके। नंबर में क्या? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर में क्या? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पहले देख के समझते हैं। पहले हम नंबर को केवल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के नंबर देखिए कुछ इतने हैं, कितने हो गए? 3 6 1 7, ठीक है। कितने हुए भाई? ये 3 2 5 1 6, ओके। 5 zeros होते तो 5 लाख, ओके, इट्स 58,42,000, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे समझो ये कुछ वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा है प्राइमरी कंज्यूमर से, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर का देखो नंबर प्रोड्यूसर से काफ़ी कम हुआ है। अगेन प्रोड्यूसर से और भी कम जो है सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम किसका है? सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर। और बहुत ही भयानक कम जो है वो टर्शरी कंज्यूमर का है, सिर्फ
3। इतने सारे सेकेंडरी कंज्यूमर मिलके सिर्फ 3 टर्शरी कंज्यूमर्स को ज़िंदा रखे हैं। ठीक है, अब समझ में आया रिस्ट्रिक्शन कैसे कैसे लगती है। या एनर्जी नीड्स नहीं कंप्लीट होगी तो वो क्या करेंगे, नंबर इंक्रीज़ करेंगे, अपने खाने की जो मात्रा बढ़ा देंगे। हमें भी तो यही सब बोला जाता है कि आप अपना क्वांटिटी बढ़ाइए, अपना खुराक बढ़ाइए, खाना ज़्यादा खाइए। एनीवेज, तो वही बात है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को देख के समझ आया कि कितना तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे भी उसी बात को समझाया है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ये हमने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल 3 टॉप कार्निवोर्स जो हैं वो सपोर्टेड हैं इकोसिस्टम में। इस पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर्स हैं जिनको ये जो एक्चुअली इस पे ज़िंदा हैं, ये नीचे वालों पे। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स, नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। ओके, मिलियन मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakhs। ठीक है ना, तो 6 मिलियन का क्या मतलब है, 60 लाख, अप्रॉक्स 60 लाख, ऑफ कोर्स इट इज़ 58 lakhs इज अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख। यानी इतने सारे प्रोड्यूसर्स पे सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर्स को ज़िंदा रखा जा रहा है। तो इस बात को समझने लायक है कि किस तरीके से नेचर खुद ब खुद रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, क्योंकि एनर्जी नीड्स नहीं कंप्लीट हो रही हैं, बहुत कम एनर्जी मिल रही है, तो हमने अपने खाने की क्वांटिटी बढ़ा दी, और ज़्यादा खाने लगे, और ज़्यादा खाने लगे, इतना ज़्यादा खाने लगे कि इतने सारे पे सिर्फ 3 जिंदा हैं। बहुत बड़ी बात है। ओके, तो वो पिरामिड ऑफ नंबर हमको दिखा दिया, समझा दिया। अब है पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ लेट्स सी। देखो, ड्राई वेट में मोस्टली कंसिडर किया जाता है, तो इट इज़ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो यूनिट एरिया है उसको मीटर स्क्वायर में लिया गया है और किलोग्राम में मेजर किया गया है। ठीक है, तो ड्राई वेट लिया गया है। अब देखो, जो प्रोड्यूसर है उसका ड्राई वेट है 809, प्राइमरी कंज्यूमर का 37, सेकेंडरी कंज्यूमर का 11, टर्शरी कंज्यूमर का 1.5। अब देखो, इसके बारे में भी इसने काफ़ी बड़ी बात बोली है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ना वो शार्प डिक्रीज दिखा रहा है। शार्प का क्या मतलब होता है, पेंसिल वाला शार्प समझते हैं ना, नुकीला। नुकीला क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कितना दूर में लिखा हुआ है। लेकिन वही जब पेंसिल ब्लंट होती है, शार्प नहीं होती है ना, मोटा मोटा लिखाता है, तो काफ़ी नहीं एक दूसरे में मिल जाता है, तो हमको समझ नहीं आता है कि लिखा क्या है, सब तो एक दूसरे में मिक्स होते जा रहे हैं ना। तो शार्प का क्या मतलब होता है कि आप जब डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाएँ, वहाँ पे वर्ड शार्प आपको मिलेगा। तो यहाँ पे शार्प डिक्रीज़ हो रहा है बायोमास का, यानी आप अगर डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, 809 से सीधे 37, तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। तो ऑफ कोर्स इसी को शार्प बोलेंगे। फिर 37 से 11, ये भी बहुत बड़ा अंतर है। 11 से सीधे 1.5, यार ये बहुत ही बड़ा अंतर है ना। तो ये जो शार्प डिक्रीज दिख रही है बायोमास में एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, ये भी दिखा रही है कि कैसे नेचर खुद को रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रॉफिक लेवल्स में। फाइन, ठीक, ओके। अच्छा हाँ, ये जो पिरामिड्स के नीचे ये जो लिख रहा है ना, और जो मैं समझा रही हूँ, इसको मजाक में मत लीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन है और वहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा। वो इस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है कि इसको कुछ इस तरीके से याद कर लें कि नींद में भी कोई पूछे तो आप करेक्टली खुद से आंसर कर पाएँ, ऑप्शंस के भरोसे ना बैठें। हाँ, तो नेक्स्ट है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड है। अब बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वहीं पे ये इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिलती है, और सिर्फ बायोमास के केस में। अब कैसे है इसको समझिए। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। अच्छा, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब गलत मत, क्रॉप का मतलब वो खेती मत समझिएगा। स्टैंडिंग क्रॉप अभी समझाया था ना कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल का समझ लीजिए, ठीक है, उस ट्रॉफिक लेवल पे जो भी मास ऑफ लिविंग है
ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन का जो स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, यानी फाइटोप्लैंक्टन का बहुत ही कम बायोमास बहुत ज़्यादा जू प्लैंक्टन के बायोमास को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे खुद ही देखिए, प्रोड्यूसर ही जू फाइटोप्लैंक्टन है, ये तो हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि फाइटोप्लैंक्टन को याद कर लीजिए, जू प्लैंक्टन को याद कर लीजिए। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, प्रोड्यूसर है, उसकी आप बायोमास वैल्यू देखिए 4 है, और जू प्लैंक्टन का कितना है 21 है कि नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। फाइन, ओके, ठीक है, चलिए। तो इस बात को याद रखिएगा कि इन्वर्टेड बायोमास का जो पिरामिड है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, जहाँ पे स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन की, यानी बहुत ही कम बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का, बहुत ही ज़्यादा बायोमास के जू प्लैंक्टन को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये एक आइडियल पिरामिड है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि हाँ एकदम लगातार 10% 10% 10% 10% जा रहा है। रियल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 10% से ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन 10% से कम होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए शायद इसको आइडियल पिरामिड बोला गया है। एनीवेज आप इस बात को समझिए, 10% लॉ है, ठीक है। अब इसको समझिएगा क्या बोला जा रहा है। पहले तो आप देखिए सनलाइट की वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ अगेन 10 लाख, राइट। 10 लाख जूल जो है वो सनलाइट की एनर्जी आपको दी गई है। उसका देखिए प्रोड्यूसर को कितना मिला, 10,000। 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट दे रही है 10,000 जूल। प्लांट को जो मिला है वो है कितना, 10,000 वो अपने में पा पाया। अब उसके बाद 10% लॉ लगा दीजिए आराम से, क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर को मिला 1000, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिला 100, टर्शरी को मिला 10। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है समझने वाला, या फिर यूँ कह लीजिए याद करने वाला, अच्छे से इस चीज़ को याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है। Observe that primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP। हुआ क्या है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसने सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी का सिर्फ 1% ही कैप्चर किया है। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी का सिर्फ 1% ही एनपीपी में कन्वर्ट कर पाया है। ओके, एनपीपी क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, और जिनको नहीं पता है वो मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो केवल 1% उस सनलाइट एनर्जी का ये एनपीपी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि एनर्जी का, कि सनलाइट का कितना % ऑफ एनर्जी जो है वो जो प्रोड्यूसर हैं वो एनपीपी में कन्वर्ट कर पाए, तो दैट इज़ 1%। आगे पढ़ते हैं। एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास या नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी कंटेंट का, बायोमास का या नंबर का, तो आपको सभी ऑर्गेनिज्म को उस ट्रॉफिक लेवल पे जिस भी ट्रॉफिक लेवल का आप ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको आपको इंक्लूड करना होगा ही। कोई भी जनरलाइजेशन, जैसे आपने मान लिया, आपने कह दिया मान लेते हैं इतना था, मान लेते हैं उतना था, ठीक है, तो no generalizations we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account। यानी कोई भी मान लेना आपका, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, ठीक है, वो सही नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को लेकर जो है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जो है कैलकुलेशंस करेंगे, वो बिल्कुल ही गलत आएगा, वो कभी भी सही नहीं आएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है कि मान लेते हैं वाला काम यहाँ नहीं हो सकता है। Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that the trophic level represents a functional level, not a species as such. Also, और क्या है,
कि जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिया गया है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल एक ही टाइम पर ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर वो पाया जा सकता है एक ही टाइम पे। मान लीजिए एक ही मान लीजिए कोई फूड चेन है, ठीक है, उसी फूड चेन में वो कई ट्रॉफिक लेवल्स पे आपको देखने को मिल जाएगा उसी फूड चेन में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। पहले ये समझिए कि ये बात आपको याद करना ज़रूरी है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच, यानी कि जब भी आप किसी ट्रॉफिक लेवल को कंसिडर करते हैं तो वो फंक्शनल लेवल बताता है। वो ये बताता है कि उनका क्या नंबर था, यानी वो किस नंबर पे थे, पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, चौथे थे, या वो हर्बीवोर थे, कार्निवोर थे, सेकेंडरी कार्निवोर थे, टॉप कार्निवोर थे, क्या थे। तो ट्रॉफिक लेवल ये बताता है। तो फंक्शनल लेवल का मतलब है फंक्शन, यानी उनका क्या काम है वहाँ पे, सिर्फ ये बताता है, ना कि किसी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप किसी स्पीसीज़ को लेकर ये नहीं बोल सकते कि इसको इसी ट्रॉफिक लेवल पे होना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है, इसलिए आप कभी भी धारणा मत बना लीजिएगा अपने दिमाग में कि हम ये स्पीसीज़ देखते ही बोल देंगे कि ये तो इसी ट्रॉफिक लेवल पे होना चाहिए, नहीं, वो किसी और ट्रॉफिक लेवल पे भी मिल सकता है, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time। अभी बता चुके हैं कि कोई भी स्पीसीज़ आपको मिल गई है, ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल सेम इकोसिस्टम पे सेम टाइम पर आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a sparrow is a primary consumer when it eats seeds, fruits, peas, and a secondary consumer when it eats insects and worms। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्पैरो को बताया गया है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे दिखाई जाती है जब वो सीड को खाती है, फ्रूट्स को खाती है, पीज मटर को खाती है, लेकिन वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हमें देखने को मिलती है जब वो किसी इंसेक्ट को खा रही होती है या किसी वर्म को खा रही होती है। तो स्पैरो खाती है। ओके, अब ये जो ह्यूमन बीइंग कितने हैं उस पर आना चाहिए, ये फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। लेकिन मैंने जो जहाँ जहाँ आपको मैंने क्वेश्चन से एक्सप्लेन किए हैं, मान लीजिए इसके पूछे हुए क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बिलीव मी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ट्रस्ट मी। तो ये सब फालतू, तो ये डिस्कशन का यहाँ पे मुद्दा नहीं बनना चाहिए, बिकॉज हमें टाइम सही जगह लगाना है, ठीक है। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। ज़्यादातर इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास, सब में जो पिरामिड है वो अपराइट होती है, यानी सीधी होती है, यानी उसका ब्रॉड पोर्शन जो है वो नीचे होगा और उसका एपेक्स जो है वो सबसे ऊपर होगा। That is, producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores। इसका क्या मतलब था कि प्रोड्यूसर्स का नंबर और बायोमास दोनों ही कंज्यूमर से ज़्यादा होगा, ठीक है, या हर्बीवोर से, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, और हर्बीवोर का नंबर और बायोमास दोनों ही ज़्यादा होगा कार्निवोर से। Also, energy at a lower trophic level is always more than at a higher trophic level। और जो एनर्जी है लोअर ट्रॉफिक लेवल पे वो हमेशा हायर ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा होगी। तो हमने तो ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अभी ये बात काफ़ी रिपीटेशन हो गई है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ज़्यादा है, हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम है, हम ये बात पहले ही जान चुके हैं। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। अब ये जो पिरामिड के अपराइट होने की जो कहानी बताया है इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, ठीक है, हाँ, केमिस्ट्री बन चुका है अभी ये। इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। अगर आप नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को काउंट करें जो एक बहुत बड़े से ट्री पर फीड कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपको किस तरह का पिरामिड मिलेगा। भाई इंसेक्ट्स के नंबर तो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर देखें, इंसेक्ट्स के नंबर तो बहुत ज़्यादा है, पेड़ तो एक ही है, इन्वर्टेड पिरामिड ही दिख रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर तो नीचे आता है। Now add an estimate to the number of small birds depending on the insects as also the number of larger birds eating the smaller। अब ये समझो छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं, बहुत सारे कीड़े तो नहीं खा पाती हैं,
है ना, एक ही दो में उनका हो जाता है काम। तो बहुत कम इंसेक्ट्स बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स को देख रही होती हैं, मतलब उनका लालन पालन कर रही होती हैं, और बहुत कम छोटी छोटी बर्ड्स मिलके बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स को जो है वो ज़िंदा रख रही होती हैं। तो ये भी एक इन्वर्टेड का साइन है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब जो बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है सी में, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप देखिए तो वो जनरली इन्वर्टेड होती है, क्योंकि फिशेस का जो बायोमास है वो बहुत ही ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है। अब इज़न्ट दैट अ पैराडॉक्स, क्या ये पैराडॉक्स नहीं है? भाई इसके बारे में कोई चर्चा करने लायक नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ द वे वाली बात हो जाएगी। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वो ये कि फाइटोप्लैंक्टन में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसका बहुत थोड़ा अमाउंट ही बहुत सारे फिशेस को ज़िंदा रखने के काम आता है। अच्छा, आपने सुना होगा कि ये कोरियन वगैरह जो है एल्गी वगैरह बहुत खाते हैं, इसमें बहुत प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में सुना होगा, फलाना ढमाका। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, तो उनका थोड़ा ही अमाउंट आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है, बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। तो कुछ इसी तरीके से ये भी है कि बहुत सारी, अगर बहुत ज़्यादा बायोमास ऑफ फिशेस जो हैं वो कम बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन से सपोर्टेड है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी को समझते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, समझा चुके हैं अभी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा। आप किसी भी इकोसिस्टम में जाके देखिए, कहीं भी देखिए, कभी भी देखिए, ये कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब एनर्जी फ्लो होती है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप। ऐसा क्यों है कि ये हमेशा सीधा ही होगा? क्योंकि जब एनर्जी किसी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रही होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट होती है हर स्टेप पे। अभी हमने वो बॉक्स देखा था ना, हर ऑर्गेनिज्म में से हीट निकल रहा था, उसके बाद जो है आगे ट्रांसफ़र हो रहा था। इसीलिए ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। हर बार ऑफ जो एनर्जी पिरामिड का जो हर एक बार है, ठीक है, बार मतलब वही लेवल्स देख लीजिए आप, मान लीजिए, ठीक है, वो क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल पे किसी गिवन टाइम पे। और अगर आप ये गिवन टाइम में जो है आप मान लीजिए पूरे साल का भी देख रहे हैं तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से वो आपको बताता है। तो जो आप एनर्जी की वैल्यू देख रहे हो ना हर बार पे, वो कैसे मेजर्ड है कि किसी गिवन टाइम पे या तो देखा गया है या फिर एनुअली यानी पूरे साल का देखा गया, और वो किसी एक यूनिट एरिया में देखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जो आपको देखने को मिल रही है, मतलब किसी भी एनर्जी पिरामिड के किसी भी बार या लेवल पे देखने को मिल रही है, वो कैसे मेजर्ड है? वो मेजर्ड है किसी गिवन टाइम पे या फिर पूरे साल का, और किसी एक यूनिट एरिया में, ठीक है। यूनिट एरिया यहाँ पे मोस्टली क्या मीटर स्क्वायर लिया जा रहा है, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में यूनिट एरिया का मतलब है। However, there are certain limitations of ecological pyramids, such as it does not take into account the same species belonging to 2 or more trophic levels. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ limitations है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, जैसे कि ये एक ही स्पीसीज़ को अकाउंट में नहीं ले रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे कोई सेम स्पीसीज़ आ जा रही है, बार बार आ रही है, ठीक है, तो वो उनको ध्यान में ही नहीं रख रहा है, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब। यानी कि इसके हिसाब से ये जो हम पिरामिड वगैरह पढ़ रहे हैं, इनके हिसाब से कि सिंपल फूड चेन ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये ऐसी बात हो गई कि जो एक्चुअली में सच है नहीं, सच ये है कि फूड वेब हमारे यहाँ, हमारे रियलिटी में फूड वेब्स हैं,
कोई सिंपल फूड चेन नहीं है, फूड वेब्स हैं, लेकिन ये इस पर जोर नहीं दे रहा है। मोरओवर, saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem। अब उसी इकोलॉजिकल पिरामिड में इन सैप्रोफाइट्स का कोई प्लेस ही नहीं दिया हुआ है। हमने अभी कितने सारे पिरामिड्स पढ़े, कहीं सैप्रोफाइट्स का जिक्र था? नहीं था, ठीक है। जबकि ये हमारे इकोसिस्टम में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बावजूद इनको कोई प्लेस नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे लिमिटेशंस में 3 लिमिटेशंस दिखाए गए हैं। हाँ, आपको याद रखना है कि ये 3 लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन क्या है कि सेम स्पीसीज़ अगर 2 या उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पे पाई जा रही है तो ये पिरामिड उसको नज़रअंदाज कर देती है या उसको लेती ही नहीं है अपने पिरामिड्स में। दूसरा कि इसके हिसाब से सिंपल फूड चेन होना चाहिए, जो कि सच नहीं है। हमारे रियलिटी में फूड वेब्स एक्चुअली में आते हैं, लेकिन ये इसको नहीं मानता। तीसरा क्या है कि सैप्रोफाइट्स जो कि हमारे इकोसिस्टम में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि जिस चीज़ से हम बने हैं उसी को वापस इस धरती में मिलाना, ठीक है, ये इनका काम होता है। और इनकी ही वजह से आज ये लिविंग जो वर्ल्ड है उसको खाना मिल पाता है और वेस्ट इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। उसके बावजूद इन सैप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दी गई है। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं, इनको परफेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। ओके, तो अब तक हमारा वीडियो जो है वो 41 मिनट्स का हो चला है। ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है कि इसको बीच में छोड़ना बेवकूफ़ी है। मतलब हो सकता है आपको फिर नेक्स्ट डे समझ ही ना आए। चलिए ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्लांट से पहले तक का आपको आज बता देते हैं। सक्सेशन ऑफ प्लांट से फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 13 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट एंड हाउ सच रिस्पॉन्स वेरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो चैप्टर 13 में आपने इस चीज़ को याद किया होगा। हम ले आएंगे चैप्टर 13। डोंट बी वरीड, जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन ईयर। क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन ले लो, कम्युनिटी ले लो, ठीक है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो उनकी जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं और इन्वामेंट में वो जैसा रिस्पॉन्स देते हैं, यानी जो भी वो अफेक्ट करते हैं इन्वामेंट को जिस भी तरीके से, या जिस भी तरीके से वो इन्वामेंट के लिए किसी भी चीज़ को लेकर, मान लीजिए पॉपुलेशन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्वामेंट में उनका कुछ अपना रिस्पॉन्स होता है और किस तरीके से वो रिस्पॉन्सेस, यानी जब एक पॉपुलेशन या कम्युनिटी इन्वामेंट को रिस्पॉन्स कर रही होती है, वो रिस्पॉन्स बहुत ही अलग होता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स से, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये सब चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। अभी यहाँ इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जो अभी हम सक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इसका कोई बात नहीं होने वाली है। उसने बोल दिया, बोलने दो। लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ओवर टाइम। तो ये कुछ बातें जो है जो पॉपुलेशन के रेस्पॉन्स की कुछ बातें वो चैप्टर 13 में बताई गई हैं, लेकिन अभी कुछ बातें हैं जो यहाँ बताई जा रही हैं, उन बातों को थोड़ा समझते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज इज दैट देयर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सभी कम्युनिटीज़ का ये है कि उनका कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब समझते हैं, सभी कम्युनिटीज़ की एक बहुत ही ज़रूरी विशेषता होती है। अब वो क्या होती है कि उनका जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब जिस भी चीज़ से वो मिलके बने हैं, एंड स्ट्रक्चर यानी वो पूरा होल एक स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक,
वो हमेशा चेंज होते रहता है। वो जो पूरा होल है ना, वो पूरा चेंज होते रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम जब पूरे कम्युनिटी को लेके चल रहे होते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी जो होती है ना, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वामेंटल कंडीशंस। जैसे जैसे इन्वामेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो उसके रिस्पॉन्स में, इन्वामेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में ये कम्युनिटी भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है। यानी इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को चेंज करेंगी। अब अंदर कोई चेंजेस होंगी तो पूरा होल भी चेंज होगा, इसलिए कॉम्पोजिशन बोला है और साथ ही स्ट्रक्चर भी बोला है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी आगे भी समझेंगे। तो दिस चेंज इज़ ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये चेंज जो है वो ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल होती है, यानी एक ऑर्डर से चलती है और सीक्वेंस में चलती है। इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, जंप नहीं करती है कभी भी। ठीक है, तो जो ऑर्डर या सीक्वेंस जो बनाया गया है उसी को फॉलो करते हुए हमेशा इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और ये फिजिकल एनवायरनमेंट यानी आसपास की जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण चल रहा होगा उसके, उसी के पैरेलल में ये अपने चेंजेस को दिखाएगी। यानी जब एनवायरनमेंट चेंज करेगा तभी ये अपने आप को भी चेंज करेगी। ठीक है, ओके। दिस चेंजेस लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दैट इज कॉल्ड अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये चेंजेस जो हैं वो फाइनली एक ऐसा कम्युनिटी ला देती हैं जो इक्विलिब्रियम में होती है। किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ उनका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो जब ये आपको कम्युनिटी में और इन्वायरमेंट में इक्विलिब्रियम देखने को मिलती है, उसी को हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो जब ये कम्युनिटी में, यानी कम्युनिटी का जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और ये आया कैसे है? उसी इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होने से आया है। ठीक है, मैं बस डिसअपियर तक फिर पढ़ा पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन दी स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज यानी एक तो धीमा धीमा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे हो रही है, और फेयरली प्रेडिक्टेबल यानी आप उसको आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अब तो इसमें ये होना है। ठीक है, तो हाँ,